हम लोग का जो सीरीज चल रहा है वो सी शार्प का सीरीज चल रहा है और उसमें पिछले सेशन में हम लोग क्या देखे, डेटा टाइप। डेटा टाइप में हम बताए थे दो तरह का डेटा टाइप होता है। एक जो डेटा टाइप होता है वैल्यू टाइप होता है। वैल्यू टाइप डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप होता है जिसका जो मेमोरी क्रिएट होता है उसके अंदर डायरेक्टली क्या जाता है, वैल्यू जाता है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ बताए थे कि यहाँ पे डेटा टाइप जो होता है एक और भी होता है, रेफरेंस टाइप या पॉइंटर टाइप। वो कौन सा टाइप होता है? तो रेफरेंस टाइप क्या होता है? द रेफरेंस डेटा टाइप इज सी शार्प इन सी शार्प does not have the actual data stored in the variable। अब रेफरेंस डेटा टाइप जो भी होता है उसका अगर आप वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल अपने अंदर डायरेक्टली वैल्यू स्टोर नहीं करता है। ये क्या करता है, बट दे कंटेन अ रेफरेंस टू द वेरिएबल। ये अपने अंदर वेरिएबल नहीं रखेगा या वैल्यू नहीं रखेगा, लेकिन ये उस वेरिएबल का रेफरेंस या एड्रेस रखेगा जहां पर आपका वैल्यू स्टोर है। जैसे देखोगे बहुत सारा जो लोग होता है, जैसे मान लो कभी शादी ब्याह का टाइम चल, तो अभी आप किसी भी डेकोरेटर के पास, जो इवेंट का काम करता है उसके पास जाइए और उसको बोलिए कि भैया आप पंडाल काम करते हैं। हाँ पंडाल लगवाना था, थोड़ा लग जाएगा। तो अपना पंडाल का बात किया, कितना भाई कितना का पंडाल होगा, कैसा पंडाल होगा, उसका क्या रेट होगा, निगोशिएट। वो सिर्फ पंडाल का काम कर रहा है। जब तुम वहां से निकलने लगेगा तब क्या बोलेगा, भैया लाइट वाला कर लिए हैं? नहीं। फूल वाला? हाँ वो भी नहीं किए। पटाखा उटाखा? हाँ वो भी नहीं किए हैं। आप करते हैं क्या? तो तुरंत बोलेगा हाँ हम लोग ये सब भी काम करते हैं। पहले 5 जगह से करिएगा, आप हम ही से करा लीजिए। जबकि उसके पास ना लाइट है, ना पटाखा है, ना फूल का काम कर रहा है, लेकिन वो क्या किया है, वैसा 2-3 लोग से वो कंसल्ट करके रखा है। काम हम उठाएंगे, काम तुम कर देना, उसमें कुछ मेरा भी बच जाएगा। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, लाइट का कितना लगेगा, रेट बता दिया, फूल का कितना लगा। अब मान लो कि लाइट का 30,000 रुपया तुमसे लिया, 28,000 उसको दिया, 2,000 रुपया अपने रखा। फूल वाला को 30,000 रुपया लिया तुमसे, 28,000 27,000 उसको दिया, 3,000 अपने रखा। तो उसके पास तो अपना लाइट नहीं है, लेकिन उसके पास रेफरेंस लिंक है लाइट वाले का, डेकोरेटर वाला का। तुम भी यही सोचते हो कि 5 आदमी से डील करने से अच्छा हम एक ही आदमी से डील करें। यहां पे वही होगा कि रेफरेंस टाइप मेमोरी ऐसा मेमोरी होता है जो अपने अंदर वैल्यू ना रख के उस मेमोरी का रेफरेंस या एड्रेस रखता है जहां पे वैल्यू स्टोर है। उसमें आगे हम लोग ये सब चीज का यूज करेंगे। इसमें 2 तरह का डेटा टाइप होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट टाइप और एक होता है ऑब्जेक्ट टाइप। क्या होता है? द ऑब्जेक्ट टाइप इज द अल्टीमेट बेस क्लास फॉर ऑल द डेटा टाइप इन द सी शार्प कॉमन टाइप सिस्टम। सी शार्प में जितना भी ऐसा डेटा टाइप होगा जो रेफरेंस टाइप होगा उसका बेस क्लास कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी डेटा टाइप होगा तो वो किससे इनहेरिटेड होगा? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट टाइप कैन असाइन वैल्यू ऑफ एनी अदर टाइप, वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप एंड प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड टाइप। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें हम किसी भी तरह का वैल्यू डाल सकते हैं। अगर आपको वैल्यू टाइप आईएनटी का वैल्यू डालना वो डाल सकते हो, वैल्यू डालना वो डाल, अगर स्ट्रिंग का वैल्यू डालना वो डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि एक तरह से बोल सकते हैं कि वो सबका बेस क्लास है, सबका क्या है? पेरेंट है। तो सबको क्या कर सकता है? अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इस तरह का वैल्यू उसमें डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, पूरा डायग्राम के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे इसका मेमोरी कैसे होता है। 2 पार्ट में होता है, एक एक्चुअल मेमोरी होता है जहां पे डेटा, एक रेफरेंस टाइप मेमोरी होता है जहां पे तुम्हारा आता है तुम्हारा रेफरेंस स्टोर। लेकिन फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि रेफरेंस टाइप में 2 तरह का डेटा टाइप होता है, ऑब्जेक्ट टाइप और स्ट्रिंग टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो किसी भी तरह का डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर में सिर्फ इंटीजर जाएगा, आईएनटी में सिर्फ क्या जाएगा? इंटीजर जाएगा, फ्लोट में सिर्फ पॉइंट वाला वैल्यू जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कैर में सिर्फ सिंगल कैरेक्टर जाएगा, बुलियन में सिर्फ ट्रू फॉल्स जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें किसी तरह का वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा होता है स्ट्रिंग टाइप। अगर आपको एक से ज्यादा लेटर का कॉम्बिनेशन, तो टेक्स्ट डेटा बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, कॉम्बिनेशन नंबर एंड पंक्चुएशन, किसी का नेम स्टोर करना, किसी का एड्रेस स्टोर, मोबाइल नंबर, जेंडर स्टोर करना, किसी फादर्स नेम स्टोर। तो वैसा डेटा जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो सकता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ पंक्चुएशन हो सकता है। उसके लिए हमारे पास डेटा टाइप कौन सा होता है? ये भी क्या होता है? रेफरेंस टाइप होता है। क्या होता है? द स्ट्रिंग टाइप अलाउ यू टू असाइन एनी स्ट्रिंग वैल्यू टू द वेरिएबल। स्ट्रिंग टाइप क्या करता है? आपको किसी भी तरह का स्ट्रिंग वैल्यू को अलाउ करता है स्टोर होने। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट जो है, जितना भी ऑब्जेक्ट टाइप होता है वो किस क्लास से इनहेरिटेड होता है? ऑब्जेक्ट से।
वैसे ही द स्ट्रिंग टाइप इज एन एलियास फॉर द सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। ये अगर हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप अगर यूज करते हैं तो वो किसका एलियास या किसका ऑब्जेक्ट होता है? सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्लास का। ये पहले से एक बना बनाया क्लास है। तो स्ट्रिंग जो हम लोग वेरिएबल यूज कर डेटा टाइप यूज करते हैं वो किस क्लास से इनेटेड है, या बोल सकते हैं किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? सिस्टम डॉट स्ट्रिंग का। खैर ये हायरार्की हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि सबसे ऊपर कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से सारा क्लास से इनेटेड होता, तो ये स्ट्रिंग भी जो है ये भी किससे इनेटेड होगा? ऑब्जेक्ट से। तो पहले आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग से फिर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कौन है? स्ट्रिंग नाम का जो डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं नेम वगैरह स्टोर। फिलहाल अभी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें स्ट्रिंग वगैरह का यूज करके तुमको बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो स्ट्रिंग का यूज करके देखते हैं, या अगर तुमको अगर समझना है तो पहले थोड़ा सा समझा ही देते। यहां होता क्या है, सबसे ऊपर में एक क्लास होता है सी शार्प के अंदर, वो होता है सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट। तो सबसे ऊपर में यही होगा, बाकी जितना भी चीज होगा सब इसी के अंदर होगा। तो जब हम लोग स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग भी किसके अंदर है? इसी के अंदर है। और हम लोग स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग किससे इनेटेड है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर कौन आता है? सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट है हमारा, कौन सा? स्ट्रिंग क्लास है, और उसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट है, अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते। स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करके वो हमारा क्या है? स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट। तो सी शार्प के अंदर कोई भी क्लास बनता है वो ऑटोमेटिक किससे इनेटेड होता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो अपने अंदर किसी भी डेटा टाइप का वैल्यू, चाहे वो वैल्यू टाइप है चाहे रेफरेंस टाइप, वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो सबका बेस क्लास कौन है? सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट। उसी में से हम लोग का इनेटेड कौन है? सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कौन है? स्ट्रिंग, जो हम लोग यूज करेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को ये बोलता है कि आपको क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है, रोल नंबर, नेम, तो नेम के लिए क्या करेंगे? एड्रेस हो सकता है, क्या करेंगे? जेंडर के लिए भी क्या कर सकते हैं? पब्लिक, क्लास, रेफ टाइप। यहां पे क्या होगा? हम लोग देंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड, तो बेसिक आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ वेरिएबल बनाएंगे INT कॉल, ये तो मेरा क्या हो गया? वैल्यू टाइप का हो गया। लेकिन स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग जेंडर, ये मेरा क्या हो गया? ये हमारा हो गया रेफरेंस टाइप। हमारा क्या होता है? अब इसको समझा भी देंगे डायग्राम से कि काम कैसे हो। अब यहां पर हम डालते हैं वैल्यू, रोल इक्वल्स टू 1, नेम इक्वल्स टू आकाश, और जेंडर इक्वल्स टू, तो प्रिंट करते हैं डॉट राइट लाइन। बताए थे प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कंसोल राइट लाइन। यहाँ मैसेज प्रिंट कर देते हैं, हमने रोल का वैल्यू, यहाँ पे क्या डाल देंगे? नेम, नेम का वैल्यू, फिर यहाँ पे क्या डाल देंगे? जेंडर, सेव करते हैं। डेप टाइप डेमो डॉट CS, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, कौन सा? डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट। फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। ई ड्राइव, डी प्रोग्राम्स, सी शार्प। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? CSC रेफ टाइप डेमो डॉट, कंपाइल कर गया। रन कराने के लिए क्या लिखेंगे? सिर्फ क्लास का नाम रेफ टाइप डेमो डॉट EXE, डायरेक्टली भी सारा प्रिंट हुआ।
अब इसमें देखो मेमोरी कैसे बनेगा। इसका जो मेमोरी बनेगा, सबसे पहले तुम्हारा यहां पे क्या बन रहा, रॉल, रॉल का मेमोरी बना। इस नाम से बना। उसके बाद दो मेमोरी और बनाए हम लोग, कौन कौन सा, एक बनाया हम लोग नेम के नाम से, एक बनाया जेंडर के नाम। क्लियर। अब देखो होगा क्या, ये तीन मेमोरी बना, का नाम हो गया नेम, कॉल में बना नेम, और इसका नाम हो गया हमारा जेंडर। उसके बाद हम लोग लिखे रॉल इक्वल्स टू 1, क्या लिखे, रॉल इक्वल्स टू 1। ये 1 मालूम है कहा जाएगा, ये 1 जाएगा यहां। लेकिन नेम इक्वल्स टू क्या लिखे हम लोग, नेम इक्वल्स टू लिखे आकाश। आकाश यहां नहीं जाएगा, वो आकाश के लिए क्या होगा, एक अलग से मेमोरी बनेगा, वो अलग तरह से मेमोरी बनता है, हम फिलहाल ऐसे बना दे रहे हैं। आकाश के लिए अलग से मेमोरी बनेगा। रेफरेंस टाइप में देखो ये होता है कि जब वैल्यू रहता है वो अलग जगह पे रहता है। तो आकाश कहां स्टोर होगा, यहां पे। दूसरा हम लोग जेंडर के लिए एक मेमोरी बनाते हैं, क्या डालें, मेल, उसका मेमोरी अलग बनेगा। अब रैम में जितना भी मेमोरी बनता है, चाहे ये वाला बना चाहे ये वाला बना, सबका एक नंबर रहता है, क्या रहता है, मतलब उसको एड्रेस बोलते हैं। इसका मतलब इसका 101 है, हो सकता है 205 है, हो सकता है 365 है, हो सकता है 201 है, हो सकता है 456। तो सब मेमोरी का अपना एक एड्रेस होता है। ये तो रॉल अपने अंदर अपना वैल्यू रख लिया। ये भाई साहब क्या करेंगे कि ये अपने अंदर वैल्यू नहीं रखेंगे, वो उस मेमोरी का एड्रेस रखेंगे जिस मेमोरी पे इसका वैल्यू है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 20, यहां पे क्या आ जाएगा 456। मतलब ये अपने अंदर वैल्यू ना रख के उस मेमोरी का एड्रेस रखेगा जिस मेमोरी के अंदर उसका वैल्यू स्टोर है। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये इसके साथ लिंक हो जाएगा, एड्रेस रखे हुए। और ये इंटरनल मैकेनिज्म है। ये क्यों है, रीजन हम आगे बताएंगे जब एरे वगैरह पढ़ेंगे। ये बताया कि वैल्यू टाइप क्या है, अपने अंदर डायरेक्टली वैल्यू रखता है, और रेफरेंस टाइप जो होता है कोई भी वो अपने अंदर वैल्यू ना रख के वो मेमोरी का एड्रेस रखे जहां पे उसका वैल्यू स्टोर। ये डायग्राम से थोड़ा बहुत समझाने, यही हमारा रेफरेंस टाइप दो तरह का होता है, ऑब्जेक्ट और। तो अब हम लोग अभी तक क्या देख लिए कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल में डायरेक्टली वैल्यू कैसे डालते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसको कैसे प्रिंट करते हैं। लेकिन जनरली कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो ऐसा नहीं होता है कि आप वेरिएबल बनाए और उसको प्रोग्राम के अंदर ही डेटा डाल दिए और उसको प्रिंट करा दिए। इसको तो जब भी रन करेंगे हमको वही आउटपुट मिलेगा ना। यूजर को तो कोड देंगे नहीं, यूजर को हम क्या देंगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल देंगे, और एग्जीक्यूटेबल फाइल में कोई डेटा चेंज कर नहीं सकता है। फाइल में डेटा चेंज नहीं कर सकता कि एक फाइल तुम खोल ही नहीं सकते, खोलोगे तो रन कर जाएगा। फिर यूजर अपने मन से कैसे डेटा डालेगा, नहीं डालेगा तो हमेशा तो यही प्रिंट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आउटपुट देना सीखते हैं वैसे इनपुट लेना भी सीखना पड़ता है कि यूजर से मांगे, यूजर से डिमांड करे। कैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग प्रॉम्प्ट से ले लेते हैं या फॉर्म बना के ले लेते हैं, वैसे यहां पर हम लोग चाहते हैं कि जब प्रोग्राम रन करे तो वो तुमसे मांगे रोल नंबर, वो तुमसे मांगे नेम, वो तुमसे मांगे जेंडर, वो तुमसे मांगे क्या मार्क्स, वो तुमसे मांगे परसेंट, और आप जो डेटा डाले वो डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, ना कि यहां पे डायरेक्टली जो कांस्टेंट वैल्यू लिखा हुआ है वो स्टोर हो। मतलब यूजर से वैल्यू डिमांड करना चाहते हैं। यूजर से जब वैल्यू डिमांड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनपुट लेना। क्या बोलते हैं, C# में इनपुट कैसे लेते हैं, चलिए देखते हैं। रीडिंग वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से अगर वैल्यू इनपुट लेना है तो जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन होता है, उसी तरह से यहां पे एक फंक्शन क्या होता है, कंसोल डॉट रीड लाइन। क्या होता है, कंसोल डॉट रीड, कंसोल डॉट रीड लाइन। दिस मेथड इज यूज्ड टू रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ लाइन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। देखो इसका काम क्या है, जो भी आपका कंप्यूटर के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, किसी भी कंप्यूटर के अंदर जनरली स्टैंडर्ड डिवाइस कौन सा, तो कीबोर्ड से पूरा एक लाइन, एक लेटर भी ले सकते हैं इसके थ्रू,
एक वर्ड भी ले सकते हैं या पूरा का पूरा लाइन पूरा लंबा लिख दिए, जब तक एंटर नहीं मार रहे तब तक कोई एक लाइन कंसिडर करता है। आप वर्ड वर्ड लिखते जा रहे स्पेस मार मार के, जब एंटर मारेंगे क्या समझ लेगा पूरा एक लाइन। तो पूरा का पूरा एक लाइन को रीड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डॉट रीड लाइन का। इट कम्स अंडर द कंसोल क्लास, इसके अंदर मिलता है ये रीड लाइन फंक्शन कंसोल क्लास के अंदर। कंसोल क्लास किस नेम स्पेस के अंदर मिलता है, सिस्टम नेम स्पेस। मतलब अगर आपको कंसोल रीड, जैसे कंसोल राइट लाइन यूज करने के लिए यूजिंग सिस्टम लिखना पड़ता है, वैसे अगर कंसोल रीड लाइन ही सिर्फ यूज करे उसके लिए ऊपर में यूजिंग सिस्टम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसोल क्लास कहां मिलता है, सिस्टम नेम स्पेस। इफ द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस द कीबोर्ड द रीड लाइन मेथड ब्लॉक अंटिल द यूजर प्रेस एंटर की। तो बोला कि अगर मालिक आप कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या है कीबोर्ड, तो आप टाइप करते जाइए वो इनपुट लेते जाएगा तब तक जब तक आप एंटर नहीं मारते। जब एंटर मार देते तो उसको क्या लगता है कि हाँ यहाँ पर इनपुट लेना हमको क्या करना है, बंद कर देना। एंड इफ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस रीडायरेक्ट टू द फाइल देन दिस मेथड रीड द लाइन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। देखो अगर मान लो कि हम लोग का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन है, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से तो टाइप करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को आप रीडायरेक्ट किया, आगे बताएंगे फाइल हैंडलिंग जब पढ़ेंगे, कि हम कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस ना मान के हम कोई फाइल को इनपुट डिवाइस। फाइल में तो क्या होता है, पहले से कंटेंट लिखा हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है एक लाइन जहां तक लिखा हुआ है जब तक एंटर नहीं मारा हुआ है, तो वहां भी तो लिख के एंटर मारते हैं ना लाइन चेंज कर। तो मान लो कि अगर इसमें हम यहां से यहां तक कंटिन्यू लिखे हैं बिना एंटर मारे हुए, ये पूरे को क्या मानेगा, एक लाइन मानेगा, पूरे को रीड कर लेगा। यहां से देखो लाइन चेंज हो, ये लाइन रीड करने आएगा तो यहां से यहां क्या करेगा रीड। लेकिन अब इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, फिलहाल सिंपल सा है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, आएगा अभी आगे बहुत टफ वहां पर हम लोग इसको। फिलहाल फाइल वाइल का बात नहीं करते, बात है कीबोर्ड से रीड करने के लिए डेटा को हम लोग यहाँ पे सी में किसका करते हैं, डॉट रीड लाइन का। लेकिन रीड लाइन के साथ एक प्रॉब्लम है, रीड लाइन मेथड ऑलवेज रिटर्न वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। इससे कभी भी इनपुट लेते हैं तो आप स्ट्रिंग डाल रहे तभी भी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। आप नंबर भी डाल रहे हैं, आप डाले 50 तो उसको भी स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स में डाल के रिटर्न करेगा, मतलब वो स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। आप बुलियन भी डाल रहे हैं ट्रू फॉल्स, तभी भी वो डबल कोट्स में डाल के ही रिटर्न करेगा, मतलब आप उसको स्टोर करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग वेरिएबल ही लेना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे नहीं सर स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेंगे तो उसके साथ तो कैलकुलेशन वगैरह करना होगा, तो नहीं हो पाएगा, हमको इंटीजर में ही चाहिए, हमको फ्लोट में ही चाहिए, तब क्या करना होगा, तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ठीक है आ रहा है स्ट्रिंग में, लेकिन हमको पता है कि वो अगर न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू आ रहा है तो उसको इंटीजर में बदल सकते हैं, लेकिन अभी उसमें हम लोग नहीं जाते, अभी थोड़ा देर बाद जाएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में ही लेते हैं। मान लो कोई बोलता है कि चलो हमको स्टूडेंट का नाम, उसका फादर्स नेम, उसका जेंडर, इन डेटा इनपुट है, तीनों तो नॉर्मली स्ट्रिंग ही हो सकता है, या उसका ईमेल आईडी वो स्ट्रिंग ही हो सकता है। तो चलो जो डेटा पहले स्ट्रिंग हो सकता है उसको इनपुट लेते हैं और उसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। इसके का यूज करके कंसोल डॉट रीड लाइन का यूज तो देखते हैं नया प्रोग्राम बनाते हैं, इनपुट डेमो 1। यहां पे कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं हम लोग जो स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। नेम ले लेते हैं, एफ नेम ले लेते हैं, जेंडर ले लेते हैं, ईमेल आईडी 4 लिए। अब आपको क्या करना, नेम के लिए इनपुट लेना, आपको क्या करना पड़ेगा, नेम इक्वल्स टू वैल्यू नहीं डालेंगे, यहां क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। अभी इसमें चेंजेस करेंगे हम थोड़ा, ठीक है। उसी तरह से आपको फादर्स नेम डालना है, एफ नेम इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। फिर आपको जेंडर लेना, तो जेंडर में वैल्यू डायरेक्ट नहीं डालना, कहां से लेना है, यूजर से लेना। कंसोल डॉट जहां जहां आपको चाहिए, कंसोल डॉट रीड लाइन में सी कैपिटल होगा, रीड लाइन का आर और एल कैपिटल होगा। फिर ईमेल है कंसोल डॉट रीड लाइन। होगा क्या, जब ये लाइन रन होगा ये रैम के अंदर चारों वेरिएबल बन जाएगा, 4 स्पेस। जब ये लाइन रन होगा तो जैसे ये लाइन रन होगा, कंसोल और रीड लाइन जैसी रन करेगा, आपका प्रोग्राम रुक जाएगा, कर्सर ब्लिंक करने लगेगा और वो वैल्यू का डिमांड करेगा। आप वहां वैल्यू डाल के जैसे एंटर मारेंगे, जो भी वैल्यू डालेंगे वो कहां चला जाएगा, नेम में। फिर अगला लाइन में आएगा तो फिर से वही कंसोल रीड लाइन है, फिर कर्सर रुक जाएगा, फिर आप जो वैल्यू डालेंगे वो कहां चला जाएगा, एफ नेम में। चलो उसके बाद सारे को प्रिंट करते हैं, लेकिन इसमें भी चेंजेस करेंगे, भी वो ध्यान से देखो। कंसोल डॉट रीड लाइन पहले हमको क्या प्रिंट करना, नेम, 4 चीज प्रिंट करना है, फादर्स नेम, जेंडर, और चौथा चीज क्या है हमारा, ईमेल आईडी वेरिएबल। पहले इसको रन कराते हैं, देखते हैं इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, ध्यान। इसको कंपाइल करते हैं,
कंपाइल हो गया, कंपाइल हो गया, इसको रन करा। अब यहां देखो कर्सर रुका हुआ, क्यों? मेमोरी बना, अब पहला वाला रीड लाइन आ गया। अब तुमको यहां पता चल रहा है कि क्यों रुका हुआ है? हमको यहाँ नाम डालना है कि फादर्स नेम डालना है कि ईमेल आईडी डालना, पता नहीं चल रहा है। तो कभी भी जब इनपुट लेते हैं, अभी हमको पता है अगर हम प्रोग्राम बनाए कहें यहाँ नाम डालना, डाल दिए, यहाँ पिताजी का नाम डालना है, डाल दिए, यहाँ पे जेंडर डालना है, डाल दिए, यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आईडी डालना है। तो अगर तुम प्रोग्राम बनाए तो तुमको पता चल जाएगा, लेकिन जो प्रोग्राम नहीं बनाया, जिसको नहीं पता, वो तो सोचेगा कुछ प्रोसेस हो रहा है, बिलिंग कर रहा है। इसलिए कभी भी जब इनपुट लेते हैं हम लोग, तो इनपुट लेते समय यूजर को प्रॉम्प्ट करना पड़ता है। प्रॉम्प्ट मतलब उसको इशारा करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या काम करना है, और उसके लिए आपको कुछ प्रिंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रिंट। अब प्रिंट करने के लिए हम लोग पढ़े थे ना, क्या यूज करते हैं? कंसोल डॉट राइट लाइन। लेकिन यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन भी हो सकता है, कंसोल डॉट राइट भी हो सकता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताएंगे। पहले भी राइट लाइन लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, जो अभी पढ़े हुए हैं। क्या कह देंगे? इंटर योर, तो होगा क्या, ये वाला कर्सर ब्लिंक होने से पहले यहां पहुंचेगा तब ना कर्सर ब्लिंक होगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा कर्सर क्यों ब्लिंक कर रहा है, यहां पर हमको नाम डालना है। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो है वो यूजर फ्रेंडली हो जाता है, यूजर को समझ में आता है कि कहां पे क्या काम हो रहा है। इंटर योर फादर्स नेम, इंटर योर जेंडर, इंटर योर ईमेल आईडी। अब यही प्रोग्राम देखना कितना यूजर फ्रेंडली। लेकिन इसमें भी अभी एक प्रॉब्लम है, वो भी आगे डिस्कस। फाइल कर गया, रन करा, आया ना इंटर योर नेम। लेकिन ध्यान देना कर्सर कहां आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कर्सर यहां है, तो यहां क्यों नहीं आ रहा बताएंगे, पहले इसको देख लो। आया? अब देखो ये कर्सर नीचे क्यों आ रहा है, होता क्या कि राइट करने के लिए दो फंक्शन होते हैं, राइट और राइट लाइन। राइट लाइन क्या करता है, कोई भी चीज को प्रिंट करता है और लाइन को ब्रेक कर देता है। तो ब्रेक करने से क्या होता है, कर्सर कहां जाता है, नीचे। इसलिए जब अगला लाइन, जब ये कर्सर को भेजा तो कहां भेज दिया, नीचे। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज को प्रिंट करके कर्सर सेम लाइन में रहे, तो कंसोल डॉट राइट लाइन की जगह सिर्फ कंसोल डॉट राइट लिखते। क्या लिखते हैं? राइट। तो राइट क्या करता है, उसको राइट करेगा और कर्सर को कहां रखेगा, सेम लाइन में। कहां रखेगा, सेम लाइन में। तो उससे तुम्हारा प्रोग्राम थोड़ा और भी इनपुट लेते समय थोड़ा सा और भी वो यूजर फ्रेंडली हो जाता है। अभी देखो, तो हम लोग जब यहां पे भी बोलो कि राइट लाइन यूज किए, राइट लाइन इसलिए यूज किए कि अगर यहां राइट यूज कर देंगे तो पहले नेम प्रिंट करेगा, फिर उसी के सामने क्या प्रिंट कर देगा, फादर्स नेम, सब एक ही लाइन में आ जाएगा। अलग अलग लाइन में लाने के लिए राइट लाइन, और एक ही लाइन में अगर कोई भी चीज को प्रिंट करके कर्सर को सेम लाइन में रखना किसी भी काम के लिए, इनपुट के लिए चाहे आउटपुट के लिए, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, राइट का। अब देखते हैं कर्सर कहां है, लाइन में है। ये हम लोग इनपुट ले लिए और उसको प्रिंट भी कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि जो भी इनपुट लिए वो सारा स्ट्रिंग वेरिएबल में गया। कहां गया? अगर तुमको इंटीजर वेरिएबल में लेना है तो मान लो 2 नंबर लेना, उसको ऐड करके दिखाना है। स्ट्रिंग के साथ तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, दिखाते हैं। पास का नाम, जितना वेरिएबल बनाओगे उतना डेटा ले सकते हो, हर वेरिएबल के लिए ले सकते हो। अब यहाँ 4 वेरिएबल बनाए तो 4 डेटा लिए, 100 वेरिएबल बनाओ 100 डेटा ले सकते हो, 500 वेरिएबल बनाओगे 500। तुम्हारा पसंद है कि हम कितना डेटा ले सकते हो, जितना वेरिएबल बनाओगे उतना डेटा ले सकते हो। 5000 वेरिएबल बना दो, 5000 डेटा ले सकते हो। एक और देखते हैं, अगर तुमको कोई ये कहे कि 2 नंबर इनपुट लेना है और उसको ऐड करके दिखाना है, तुम क्या करोगे? हम लोग को पता है कि भाई कंसोल डॉट लाइन तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो चलो बना लिए num1 num2 और रिजल्ट। फिर यहाँ देंगे कंसोल डॉट, अभी देखना इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, कंसोल डॉट राइट इंटर फर्स्ट पर यहाँ num1 इक्वल टू क्या कर देंगे, डॉट रीड लाइन। फिर देंगे कंसोल डॉट राइट इंटर सेकेंड नंबर num2 इक्वल्स टू कंसोल डॉट
रीड लाइन, और अब रिजल्ट इक्वल्स टू क्या कर देंगे, num1 प्लस num2। बहुत इजी लग रहा है। कंसोल डॉट, अब आउटपुट देना है राइट लाइन, मान लो सम को जोड़े हैं, यहाँ किसका वैल्यू प्रिंट कर देंगे, यही होगा ना। चलो देखते हैं क्या होता है। सम सक्सेसफुल फाइल भी हो गया, सम सक्सेसफुली रन भी कर देगा। मांगा नंबर तो देते हैं 67, सेकंड नंबर देते हैं 45, लेकिन आउटपुट देखो क्या आ गया। ऐड नहीं करके दोनों को क्या किया, कॉनकैटिनेट। अब ये कॉनकैटिनेट क्यों किया, क्योंकि हम पहले बताए थे कोई भी वैल्यू वही कैलकुलेट हो सकता है जो न्यूमेरिकल डेटा है। स्ट्रिंग के अंदर जब हम लोग डाल देते हैं तो नंबर ही है, लेकिन वो अल्फा न्यूमेरिक हो जाता है। क्या हो जाता है, तो हम, क्योंकि हमारा डेटा टाइप यहाँ पे क्या था, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों था, क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसलिए हमको स्ट्रिंग बनाना पड़ा। तो जब डेटा आएगा तो डबल कोट्स में आएगा, डबल कोट्स में आता है तो जब प्लस अप्लाई करते हैं तो प्लस क्या करता है, उसको ऐड ना करके उसको कॉनकैटिनेट। तुम बोलोगे सर हम एक काम करेंगे, हम इंटीजर ही ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इंटीजर। अब तो अब वो क्या होगा, अब तो ये स्ट्रिंग नहीं रहा, क्या रहा, इंटीजर। क्या इससे सॉल्यूशन हो जाएगा, अब कंपाइल करो तुमको पता लग जाए। एरर आ गया, यहाँ क्या आ गया, जब स्ट्रिंग था तो कॉनकैटिनेट हो रहा था, तो उसको नंबर में लेना पड़ेगा। नंबर के लिए तुमको इंटीजर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, या फ्लोट बनाना पड़ेगा, डबल बनाना पड़ेगा, बाइट बनाना पड़ेगा, शॉर्ट बनाना पड़ेगा, एस बाइट बनाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल डेटा टाइप जब यूज कर रहे हैं तो यहां पे एरर आ रहा है। बोल रहा है क्या, ध्यान से पढ़ो, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट स्ट्रिंग टू आईएनटी। बोल रहा है भाई कि ये रिटर्न करेगा आईएनटी स्ट्रिंग, अब तुम उसको रख रहे हो कहां, num1 जो क्या है, आईएनटी है। तो बोल रहा है कि स्ट्रिंग को वो आईएनटी में अपने आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। इम्प्लिसिटली मतलब क्या होता है, अपने आप। बोल रहा है कि आप जगह बनाया है इंटीजर के लिए और वो उसमें डाल रहे क्या, स्ट्रिंग, क्योंकि रीड लाइन क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। ये अपने आप ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। तो तुम बोलोगे सब फिर हम लोग इंटीजर वैल्यू कैसे इनपुट, तो स्ट्रिंग के लिए है, रीड लाइन तो स्ट्रिंग देता है, तो इंटीजर कैसे लेंगे, डबल कैसे लेंगे, फ्लोट कैसे लेंगे, बुलियन कैसे लेंगे, उसमें काम ही नहीं करेगा। सही बात है, ये डायरेक्टली काम नहीं करेगा। लेकिन सी शार्प आपको एक मैकेनिज्म देता है जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू रीड लाइन स्ट्रिंग में दे रहा है, जो वैल्यू रीड लाइन क्या दे रहा है, स्ट्रिंग में दे रहा है, उसको आप मनचाहा डेटा टाइप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। और उसके लिए जैसे कंसोल नाम का क्लास होता है जिसे हम इनपुट आउटपुट कर रहे हैं, वैसे ही एक बना बनाया क्लास मिलता है कन्वर्ट। क्या मिलता है, कन्वर्ट। कन्वर्ट नाम का क्लास मिलता है जिसके पास बहुत सारा ऐसा फंक्शन है, जैसे कैसे कंसोल के पास रीड लाइन, राइट लाइन और राइट फंक्शन है, रीड फंक्शन है, वैसे ही यहाँ पे कन्वर्ट के पास बहुत सारा फंक्शन है जो एक डेटा टाइप के वैल्यू को, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप के वैल्यू को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो कन्वर्ट क्लास प्रोवाइड्स डिफरेंट मेथड्स टू कन्वर्ट अ बेस डेटा टाइप टू अनदर बेस डेटा टाइप। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। The base data type supported by the convert class are boolean, char, sbyte, byte, int32। बोला क्या है कि आप किसी डेटा टाइप से किसी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग है, डेट टाइम है, डेसिमल। तो मान लो इंटीजर को तुमको फ्लोट में करना है, फ्लोट को तुमको इंटीजर में करना है, स्ट्रिंग को तुमको इंटीजर में करना है, ठीक है, या स्ट्रिंग को तुमको डबल में करना है, फ्लोट में करना है, बुलियन में करना है। तो कोई भी डेटा टाइप से कोई भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कन्वर्ट क्लास का यूज करते हैं। लेकिन यहां पे हम पहले बोले क्या, ये कहां मिलेगा, तो ये मिलेगा सिस्टम नेम स्पेस। कंसोल तुम्हारा कहां मिल रहा है, सिस्टम में। स्ट्रिंग कहां मिल रहा है, सिस्टम में। तो कन्वर्ट क्लास भी कहां मिल रहा है, सिस्टम नेम स्पेस। मतलब कि अगर ये क्लासेस को यूज करना है तो आपको यूजिंग में लिखना पड़ेगा। अब यहां पर आपको फंक्शंस याद करना पड़ता है। जैसे अगर मान लो कि तुमको स्ट्रिंग है या कोई भी डेटा टाइप है, अगर उसको तुमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइट में कन्वर्ट करना है, बाइट। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट टू बाइट, और उसके अंदर वो वैल्यू डालना पड़ेगा जिसको कन्वर्ट करना है। अगर कैर में कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट डॉट टू कैर। अगर 2 बाइट वाला, मतलब शॉर्ट में कन्वर्ट करना, किसमें कन्वर्ट करना है, शॉर्ट में, 2 बाइट वाला में, टू int16। int में कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट डॉट टू int32। अगर तुमको लॉन्ग में कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट डॉट टू int, देखो यहां लिखा भी हुआ कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, टू int64। फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, डबल में कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट डॉट टू डबल, बुलियन में कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट डॉट टू बुलियन। तो अब देखो इसी प्रोग्राम को हम चेंज करेंगे। ये तुमको दे रहा है किस में, स्ट्रिंग में, इसको कन्वर्ट करना हमको किस में, int में। तो पहले क्या लिखेंगे, कन्वर्ट डॉट int के लिए क्या था, 2 int32, क्या था, 32 बिट। 32 बिट मतलब क्या हो गया, 4 बाइट। तो int कितना बाइट का होता है, 4 बाइट का, इसलिए
शॉर्ट कितना होता है 2 बाइट का, 2 बाइट मतलब क्या हो गया 16 बिट, और लॉन्ग कितना होता है 64 बाइट का, 2 INT 64 लॉन्ग के लिए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंसोल और रीड लाइन जो भी वैल्यू देगा उसको हम किस में डाल दे रहे हैं 232 में। 232 क्या रिटर्न कर देगा इंटीजर, तो इंटीजर में आके स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी क्या करना है तुमको, convert.toINT, भी INT टाइप कहीं वेरिएबल में हमको चाहिए, इसको स्टोर करना है। अब ये प्रोग्राम जो मेरा पिछले बार प्रॉब्लम कर रहा था, अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले जब भी ये रन करेगा तो ये पहला फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, पहले रीड लाइन काम करेगा, रीड लाइन डेटा रीड करेगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। मान लो तुम डाला 54 डबल कोट्स में इस जगह पे आ जाएगा, कहां जाएगा इस जगह पे। अब वो जो स्ट्रिंग है उसको ये फंक्शन को क्या पता है कि हमको इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न करना है, तो वो स्ट्रिंग जो 54 है उसमें से डबल कोट्स हटाएगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके कहां डाल देगा num1 में। देखते हैं काम होता है कि नहीं। अभी एरर आया नहीं, कंपाइल भी हो गया, रन करते। नंबर मांगा 20 34, क्या आया, क्यों, क्योंकि अब मेरा डेटा स्ट्रिंग में नहीं आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा था लेकिन बीच में यहां पहुंचने से पहले एक बीच में आदमी बैठा हुआ था, तो उसको क्या किया इंटीजर में ट्रांसलेट कर दिया, और ट्रांसलेट करके num1 को दिया, और num1 में इंटीजर में वैल्यू आ गया, तब उसके साथ कैलकुलेशन हो सकता है। इसी तरह से और भी तरह का डेटा टाइप हम लोग कैसे वैल्यू लेंगे और कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलो पर देते हैं कन्वर्ट डेमो। क्या देते हैं, कन्वर्ट डेमो। ये फंक्शन का नाम है, तो अगर तुमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना 232, अगर शॉर्ट में कन्वर्ट करना तो 216। ये नाम इसलिए क्योंकि सब फंक्शन का तो नाम अलग अलग देना है, तो यहां पे नाम दिए, ये पहचान समझ में आता है कि अगर मान लो कि शॉर्ट में करना तो शॉर्ट कितना स्पेस लेता है 2 बाइट लेता है, शॉर्ट कितना लेता है 2 बाइट, 2 बाइट इक्वल टू कितना होता है 6 बिट होता है, तो याद रखने में आसान होगा तुमको। अगर शॉर्ट में कन्वर्ट करना तो 216, अगर तुमको इंटीजर में करना तो इंटीजर कितना लेता है 4 बाइट, 4 बाइट इक्वल टू कितना बिट्स होता है 32, इंटीजर में करना तो क्या होगा 232, लॉन्ग कितना लेता है 8 बाइट, 8 बाइट इक्वल टू क्या होता है 64 बिट, तो क्या हो जाएगा 2INT4। इस तरह से दिया गया, बाइट के लिए बाइट है, कैर के लिए कैर। अभी दिखाते हैं। अभी तुमको कोई ये कहता है कि अलग अलग टाइप का डेटा लेना और उसको प्रिंट करना, जैसे यहां पे बोला गया कि आपको रोल नंबर लेना बाइट टाइप का, बाइट रोल। शॉर्ट टाइप का क्या लेना है मार्क्स, स्ट्रिंग टाइप का क्या लेना है नेम, फ्लोट टाइप का क्या लेना है तुमको %, और कैर टाइप का क्या लेना है ग्रेड। चलो इतना ही लेते हैं फिलहाल। अब हमको सारा इनपुट लेना, तो पहले क्या करते हैं मैसेज देते हैं हम लोग ना, बताए थे कि मैसेज देना पड़ता है, कंसोल डॉट राइट इंटर रोल। अब उसको कहां डालना है रोल में, लेकिन रोल किस टाइप का है बाइट टाइप का है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा convert.to बाइट, क्योंकि देखो बाइट टाइप के लिए यहां पे फंक्शन कौन सा दिया हुआ है 2 बाइट, जो बाइट में कन्वर्ट करता है, रिटर्न करता है बाइट में। और इसके अंदर क्या डाल देंगे कंसोल डॉट। इसी तरह से हमको क्या लेना है अगला मार्क्स, मार्क्स नहीं पहले नेम ले लेते, क्या ले लेते हैं रोल के बाद क्या पहले क्या होगा नेम। तो नेम जो है अब यही देखो समझना होगा, नेम जो होगा इंटर नेम, तो नेम के लिए वेरिएबल जो है मेरा किस टाइप का है स्ट्रिंग, और ये रिटर्न क्या करता है स्ट्रिंग, तो इसको कोई भी कन्वर्जन का जरूरत नहीं है। अगर वो स्ट्रिंग में दे रहा है और हमको स्टोर भी किस में करना है स्ट्रिंग में ही करना है, तो आपको किसी भी तरह का कन्वर्जन का जरूरत नहीं। लेकिन जब अगला नंबर आया किसका मार्क्स का, तो मार्क्स मेरा किस टाइप का है शॉर्ट टाइप का है ना, मार्क्स मेरा किस टाइप का है शॉर्ट, तो यहां पे क्या करेंगे convert.to INT 16, शॉर्ट के लिए क्या होता है 16 होता है, पर INT यूज नहीं किया। फिर परसेंट है इंटर परसेंट, तो परसेंट जो है वो कहां जाएगा तुम्हारा परसेंट में, और परसेंट मेरा किस टाइप का है फ्लोट टाइप का, तो उसके लिए क्या था 2 सिंगल, तो आता है ग्रेड। तो ग्रेड जो है वो मेरा किस टाइप का है ग्रेड जो है हमारा कैर टाइप का, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन था 2 कैर। यही चीज है कि किस डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना है उसके हिसाब से यहां फंक्शन दिया गया, उसको चूज कर लेना, आगे कन्वर्ट ही रहेगा।
और बाकी उसको कंसोल रीड लाइन को कहाँ डाल देना है, यहाँ। जब सारा कुछ आ गया तो सबको प्रिंट कर देंगे हम लोग। कंसोल डॉट राइट लाइन रोल प्लस रोल नेम प्लस नेम मार्क्स मैसेज हो गया, उसके सामने क्या हो गया, मार्क्स का वैल्यू। फिर परसेंट, सामने परसेंट का वैल्यू, और ग्रेड के सामने तो ये हम सिर्फ दिखाएं कि किस डेटा टाइप के वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करना। अगर यूजर्स इनपुट ले रहे हैं तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। कन्वर्ट डेमो सी फाइल हो गया, रन कराते हैं। डॉलर मांगा तो दिए 2, नेम मांगा आकाश कुमार, मार्क्स मांगा 453, परसेंटेज मांगा 90.6, ग्रेड मांगा ए। जो जो डेटा टाइप का वैल्यू डाले, जो जो वेरिएबल में डाले उसमें स्टोर हुआ, फिर वो प्रिंट सेव नहीं करता है। ये जो डेटा आप डालते हैं, हम पहले बोले ये वेरिएबल कहाँ बनता है, रैम में। रैम में कोई भी चीज़ क्या होता है, टेम्पोररी होता है। आपका प्रोग्राम खत्म, जैसे ये प्रोग्राम खत्म, वो मेमोरी खत्म हो गया होगा। वेरिएबल में जो भी वैल्यू आप डालते हैं वो टेम्पोररी होता है जब तक आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। प्रोग्राम खत्म, डेटा खत्म। आपका पहले मेमोरी बना, फिर जब तक आप डाल रहे हैं तब तक है, जब तक वो प्रिंट हो रहा तब तक है। जैसे ही ये वापस लाइन आया मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया, वो सब क्या हो गया होगा, क्लीन हो गया होगा रैम से। और एक चीज और दिखा देते हैं कि हम बताए थे ना कि हर प्रोग्राम के लिए एक प्रोसेस बनता है। अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, सिर्फ ये हम प्रोग्राम को रोकने के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रोकने के लिए। अभी देखना यहाँ क्या होगा। अभी हम टास्क मैनेजर खोलते हैं और ये भी दिखाते हैं कि मेरा प्रोग्राम कितना स्पेस ले रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है, 1.9 MB दिख रहा है। प्रोग्राम को रन, 1.9 से सीधे क्या हो गया ना। जैसे रन कराया तो वेरिएबल्स बहुत सारा बन गया, बहुत सारा जब वेरिएबल बन गया, देखो यहाँ दिखा भी रहा कौन सा प्रोग्राम रन करा मेरा, क्या कितना मेमोरी लिया हुआ है, 1.8 MB लिया हुआ है ना। वैल्यू डालते हैं हम लोग, वैल्यू वेरिएबल तो बन गया है। लेकिन जैसे देखो मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रोग्राम खत्म होते के साथ यहां से देखो प्रोसेस, कोई प्रोसेस अब दिख रहा है, देखो ड्रॉप डाउन करे कोई प्रोसेस दिख रहा नहीं, फिर से कहाँ आ गया, देख रहे हो ना। जैसे ही हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, रैम के अंदर स्पेस हो जा रहा है, एक प्रोसेस क्रिएट हो जा रहा है, मेरा वहाँ प्रोग्राम का नाम दिखाने दे रहा है। प्रोग्राम जैसे ही खत्म हो रहा है सब क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिक क्लीन हो जा रहा है। तो सब ये एक डाउट क्लियर हो गया कि जो वेरिएबल मेरा बना, जो स्पेस का बना 3.9 गया था, फिर वो 1.9 आ गया, 2 MB जो ले रहा था खत्म हो गया। इस तरह से अलग अलग डेटा टाइप का वैल्यू आप इनपुट ले सकते हैं, उसके साथ प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कन्वर्जन मेथड है, जिसमें अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। लेकिन इनपुट लेने के लिए कंसोल और रीडलाइन यूज होगा। और ये हमेशा दिमाग में बैठाना कि कंसोल और रीडलाइन हमेशा डेटा किस फॉर्म में रिटर्न करता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो अगर उसको किसी दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए कौन सा क्लास होता है, कन्वर्ट नाम का ही क्लास होता है, जो किस नेम स्पेस होता है, नेम स्पेस में मिलता है। और उसके अंदर बहुत सारा फंक्शंस होता है या मेथड्स इसको बोलते हैं, जो अलग अलग डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। बाइट के लिए 2 बाइट, कैर के लिए 2 कैर, शॉर्ट के लिए 2 INT 16, INT के लिए 2 INT 32, लॉन्ग के लिए 2 INT 64, फ्लोट के लिए 2 सिंगल, डबल के लिए 2 डबल, बुलियन के लिए 2। बाकी भी हम जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा आगे। चलिए आज इतना ही। तो हम लोग इनपुट सीख लिए, वेरिएबल में कैसे डेटा स्टोर होगा वो सीख लिया, और आउटपुट सीख। अब उसके आगे कुछ प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे कैलकुलेशन वगैरह का अलग अलग, ताकि हम लोग का थोड़ा लॉजिक डेवलप हो कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे, जो हम लोग नॉर्मल रियल लाइफ में जो पेपर पे कोई भी कैलकुलेशन करते हैं या प्रोसेस करते हैं, उसको प्रोग्राम के थ्रू कैसे करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग 4-5 प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा किस पे
होगा, हमारा कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।